बात करेंगे प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 की, जिसे राज्यसभा में पेश किया गया है। पिछले साल मार्च में इसे लोकसभा में पेश किया गया था और 23 सितंबर को ही पिछले साल लोकसभा ने इसे पास भी कर दिया था। और अब राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी और उसके बाद ये अगर पास होता है, संसद की मोहर लगती है, तो ये पुराने कानून जो 1963 का कानून है उसकी जगह लेगा। आज समझेंगे कि अगर हम इस विधेयक को समझें तो क्या इसकी विशेषताएं, क्या खासियत है, और जो पुराना कानून है उससे इसमें क्या कुछ नया दिख रहा है, और जो इंडस्ट्री की ज़रूरत है, इससे रिलेटेड जो सेक्टर्स, कोर सेक्टर हैं, उसके नज़रिए से ये कितना महत्वपूर्ण विधेयक है और क्या कुछ तस्वीर बदलेगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ PRS से चक्षु राय साहब हैं। चक्षु जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ शिपिंग एक्सपर्ट डॉक्टर PK घोष जी हैं, आपका स्वागत है। और राकेश सिंह जी हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी हैं ICC शिपिंग एसोसिएशन से, आपका भी स्वागत है राकेश जी। शुरुआत में चक्षु जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा कि इस अगर हम विधेयक को देखें, जो पुराना मौजूदा कानून है 1963 का, उससे किस तरीके से अलग है और क्या कुछ खास है जो इसमें जोड़ा गया है, या कुछ ऐसा बदलाव जो इसे महत्वपूर्ण बनाता है? कविंद्र जी, जो हमारे यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह हैं, उनके संचालन के लिए 1960 के दशक में कानून लाया गया था, जो कि हर प्रमुख बंदरगाह के लिए एक पोर्ट ट्रस्ट बनाता था। और ये जो पोर्ट ट्रस्ट था, इसके जो पावर्स थी वो थोड़ी सी सीमित थी और हाथ कई जगह पे इसके बंधे हुए थे। काफी सारे डिसीजंस को लेने के लिए इसको केंद्र सरकार की, इन पोर्ट ट्रस्ट को केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ता था। और पिछले कुछ सालों में जब से निजी क्या कहते हैं पोर्ट्स आए हैं, तो थोड़ा सा जो कंपटीशन है वो भी बढ़ गया है। तो जब लोकसभा में ये बिल लाया गया था, तो ये बिल दो तीन चीजें करने की कोशिश कर रहा था। पहला ये कि कैसे इन प्रमुख बंदरगाहों के संचालन को थोड़ा सा और ऑटोनॉमस किया जाए, थोड़ा सा ऐसा किया जाए ताकि जो डिसीजन है वो जल्दी लिया जा सके। तो उसके लिए हर बंदरगाह के लिए, हर प्रमुख बंदरगाह के लिए अब एक बोर्ड बनाया जा रहा है और इस बोर्ड पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की रिप्रेजेंटेशन रहेगी। जैसे कि जिस राज्य में वो पोर्ट है तो वहाँ राज्य सरकार की रिप्रेजेंटेशन रहेगी, डिफेंस की रिप्रेजेंटेशन रहेगी, केंद्र सरकार की रिप्रेजेंटेशन रहेगी। और ये जो बोर्ड है उसके पास इस बात की भी पावर होगी कि किन चीजों पर कितना फीस या सर्विस के लिए कितना मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए, कितनी उन्हें पेमेंट होनी चाहिए, वो भी ये डिटरमिन कर पाएंगे। तो एक ये कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं वो बनाया गया है इन पोर्ट्स को, जो बड़े पोर्ट हैं इंडिया में, उनको मैनेज करने के लिए। ओके। और एक और चीज़ जो घोष जी, अभी तक जो मौजूदा सिस्टम है, अगर हम इन संचालन की बात करें, वो किस तरीके से नज़र आता है? क्योंकि इसमें जो ये नया विधेयक है, जैसा कि चक्षु ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण है कि ओवरऑल अगर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर की बात करें, उसको मजबूत करने की बात हो रही है। बोर्ड मेंबर्स में अलग अलग जो स्टेक होल्डर हैं उनको शामिल करने की बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले ये बिल आया क्यों? हमने देखा कि हमारे जो पोर्ट्स हैं, जो मेजर पोर्ट्स हैं, वो इतने एफिशिएंट नहीं हैं। और ये जो बिल लाया गया, ये एक ट्रस्ट के माफिक जो हर मेजर पोर्ट पे आएगा, उनके जो मेंबर्स थे उनको घटाया गया, बहुत स्ट्रीमलाइनिंग किया गया, जितने प्रोविजंस थे उनको घटाया गया और उनको और पावर्स दिए गए ताकि वो ज्यादा एफिशिएंट हो सके। अभी बात यह है कि अब तक, जैसे चक्षु जी ने कहा, कि ये जो मेजर पोर्ट्स थे वो प्राइवेट पोर्ट्स के कंपटीशन में हार रहे थे। अभी ऐसा है कि इनको और पावर देकर ये कंपटीशन में आगे बढ़ सके।
आपको एक स्टैटिस्टिक्स देता हूं मैं। मेजर पोर्ट्स का जो डेवलपमेंट हुआ था ये कुछ 6% था पर ईयर। जो माइनर पोर्ट्स जो मेरे ख्याल में जो प्राइवेट पोर्ट्स थे वो कुछ 20% के लगभग 18 से 20% के बीच में डेवलप हो रहे थे। तो ये बिल इसी भावना के लिए ये लाया गया था। ये लोकसभा में तो पास हो चुका है। अभी ये जो बोर्ड है हर मेजर पोर्ट के लिए, ये इसके अंदर ऐसे कई मेंबर्स हैं जिनके मतलब जो इंटरेस्ट वेरियस स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को देख सकेंगे। और यही नहीं, इनके जो फ्रेट रेट्स हैं उनको भी वो अपने तरीके से और वो देख सकेंगे, और जो सर्विसेज हैं वो कस्टमाइज कर सकेंगे। क्या तो घोष ये सर, मेरे घोष ख्याल जी, में एक क्या अभी revolution- जो बोर्ड मेंबर हैं उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है? अलग अलग मैं कहूं कि जो स्टेक होल्डर हैं वो अभी नहीं होते हैं। और दूसरा जो रेट तय करने की बात हो रही है, जो रेवेन्यू मॉडल है, क्या वो हर पोर्ट के लिए कॉमन है और इस नए बिल के साथ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, या अभी मॉडल कुछ और है? आप देखिए, ये जो मॉडल ये कुछ नहीं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है कि एक पर्टिकुलर मॉडल को ही चुना जाए। इसको इंडिपेंडेंस है कि कौन सा मॉडल, जैसे लैंडलॉर्ड मॉडल, पीपीपी और दूसरे दूसरे जो मॉडल हैं वो ये बोर्ड अपने ऊपर ये कर सकते हैं। तो बेसिकली इनको एक फ्रीडम दिया गया है कि आप जैसा चाहें वैसा कर सके। ये इंडस्ट्री से एक सुझाव आया था कि ये कोई प्राइवेटाइजेशन का तो मूव नहीं। मेरे ख्याल में ये बहुत क्लियर था कि ये जो बिल था ये प्राइवेटाइजेशन की ओर नहीं जा रहा है, ये बल्कि ये बोर्ड्स को और मेरे ख्याल में इसको पावरफुल और उसको बना रहा है और पावर्स दे रहा है ताकि वो कंपटीशन को अपने ओर ला सके और इसको इजीली कॉम्पीट कर सके। राकेश जी, इंडस्ट्री अगर जो मैं कहूँ है उसकी राय क्या है? क्योंकि जैसा कि कहा घोष जी ने, एक दो आवाज़ें इस तरह की भी आई थी कि बोर्ड जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं या स्टेट जो है कि उनका जो हाथ है वो कमज़ोर होगा, यानी कि पावर्स उनके पास कम होंगी। जबकि इस विधेयक के मुताबिक साफ तौर पर दिख रहा है कि न सिर्फ स्टेक होल्डर्स जो कि रियल स्टेक होल्डर हैं उनको इसमें शामिल करने की बात हो रही है, जो बोर्ड मेंबर्स होंगे, रेवेन्यू मॉडल को बेहतर करने के लिए एफिशिएंसी बढ़ाने की बात हो रही है, और बेसिक तौर पर रेगुलेटरी जो स्ट्रक्चर है उसको टाइटन करने की बात है। किस तरीके से इसे देखते हैं आप? जो आज की मौजूदा ज़रूरतें हैं उसे ये विधेयक कितना पूरा करता है, या कोई इसमें कमी आपको लगता है कि और ऐड करने की ज़रूरत है? सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से दर्शकों को एक बात ये बताना चाहूँगा कि इस देश में जो कार्गो या जो सामान है इसका जो यातायात है वो 90% जो है वो जल मार्ग से, समुद्री मार्ग से होता है। तो ये बात तो समझना अनिवार्य है कि इन पोर्ट का कितना बड़ा महत्व है देश की अर्थव्यवस्था में को लेकर। और दूसरा जो पॉइंट है वो कि वर्तमान में जो भारत के जितने समुद्री पोर्ट हैं उनकी क्षमता मोटा मोटा मेरे हिसाब से करीब 1500 मिलियन मैट्रिक टन है पर एनम, और जो मैरीटाइम विजन है वो 2025 में इसको 2500 मिलियन मैट्रिक टन तक ले जाना चाहता है, यानी कि अगले 5 वर्षों में 1000 मिलियन मैट्रिक टन का इजाफा कैपेसिटी में पोर्ट्स की इंजेक्शन है। अब इसको अचीव करना के लिए जो है ये आवश्यक हो गया कि जो 1963 का जो कानून था उसको जो है बदला जाए, और उस प्रक्रिया को बढ़ाते हुए आज ये बिल राज्यसभा तक पहुंचा है। पहले मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है मंत्री जी को और मंत्रालय को, ये राज्यसभा पहुंचा। जो हमारे बंधु मित्रों ने भी बात कही कि जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट जो हैं जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी उन पर कंट्रोल होता था, पॉलिसी मैटर से लेकर और डे टू डे ऑपरेशन में भी होता था, तो उसकी वजह से वो सब नहीं कर पाते थे जो उनके ही बगल में एक कोई प्राइवेट पोर्ट का, गुजरात में और भी जगह हिंदुस्तान के तट में उदाहरण है कि जहाँ
प्राइवेट पोर्ट बहुत साल बाद आए और बहुत अच्छा कर गए। तो ये बिल लाने का महत्व ये है कि पोर्ट को ज़्यादा ऑटोनॉमी और अथॉरिटी दी जाएगी, जैसा हमारे और मित्रों ने कहा कि इंटरनल मैनेजमेंट एंड ऑल्सो ऑटोनॉमी उनको दी जाएगी। एसेट मैनेजमेंट में, जो मैंने अगर सही कहीं से पढ़ा है ठीक से, तो एसेट मैनेजमेंट में भी अथॉरिटी दी जाएगी। अगर वो पोर्ट के विद इन द पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सिविल एमिनिटीज या और कुछ चीजें क्रिएट करना चाहते हैं तो बिना राज्य सरकार के दखल के वो किया जा सकता है। और एक दो चीजें और बड़ी क्विकली बताऊंगा कि जो टैरिफ जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि जब जहाज आता है तो पोर्ट्स का क्या भाड़ा लेगा, कार्गो आता है तो उसका क्या भाड़ा लेगा। पहले ये टैरिफ अथॉरिटी जो थी, जो पोर्ट एक्ट के अंदर में थी, लेकिन ये जितने पोर्ट हैं ये स्वयं डिसाइड कर पाएंगे कि क्या टैरिफ लेनी है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट देखा मैंने, अब ये पोर्ट जो हैं ये अपना लोन फॉरेन बैंक और फॉरेन करेंसी में भी ले सकते हैं। ये विषय पे जो डिस्कशन जो है बहुत साल से चल रहा है। जब माननीय गडकरी जी मंत्री तब उन्होंने ये सुझाव भी दिया था कि पोर्ट जितने वो फॉरेन करेंसी में बहुत सा पैसा अपना अर्न करते हैं तो वो बाहर से क्यों नहीं लोन ले सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में लोन लेने का जो ब्याज की दर है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू जो बाहर मिल सकता है। तो ये सब चीजें जो है मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बट आई विश जो हमारी जो कि हम जिस बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं वो डोमेस्टिक शिप ओनर एसोसिएशन है, तो हम जो लक्ष्य हम देख रहे थे जिस अपने एसोसिएशन और शिप ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बिल में शायद कहीं एक अगर ऐसा भी प्रावधान होता, जितने पोर्ट ट्रस्ट हैं उनको ये बोला जाएगा कि कोई डेडिकेटेड कोस्टल या प्रेफरेंशियल बर्थ फॉर कोस्टल वेसल्स डोमेस्टिक ट्रेड में जो एम्प्लॉयड हैं वो उनके लिए भी कोई प्रावधान होना चाहिए था। अगर एक्ट में होता तो बहुत ही अच्छा। लेकिन राकेश जी, और जो पुराना कानून है, जैसा कि कहा घोष जी ने, ये महत्वपूर्ण है कि अभी जो ग्रोथ है, जो मेजर हमारे पोर्ट नजर आ रहे हैं करीब 6% के आसपास है, बिल्कुल आंकड़ा इसी के आसपास दिखता है। और जो प्राइवेट पोर्ट है वहाँ पर 18 से 20% की ग्रोथ नजर आती है। जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है। क्या ये ऐसा है कि बहुत जगह से जो अब तक ये बोर्ड हैं पोर्ट के, उनकी परमिशंस, उनकी मैं कहूँ कि मल्टी विंडो सिस्टम है और नए कानून के जरिए उस पर कहीं फोकस किया गया है, या अभी भी वो कहीं रह जाता है थोड़ा? देखिए, ये जो ये बिल है तो ये एक्ट होगा। अब इसका जैसे बोलते हैं कि डिटेलिंग तो जब आगे रूल्स बनेंगे, अपने ऑटोनोमस बॉडी रूल बनाएंगी, लेकिन प्राविधान सफिशिएंट है। एक उदाहरण देखिए, कांडला के ही बगल में मुंद्रा पोर्ट है और इस वक्त प्राइवेट पोर्ट है, उसको ज्यादा अभी समय नहीं हुआ, 15-20 साल का वक्त हुआ होगा, इस वक्त नंबर 1 पोर्ट बन गया है। तो फ्रीडम, जितने नए पोर्ट प्राइवेट पोर्ट आ रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है पोर्ट का होता है कि डेप्थ क्या है पोर्ट। कोई भी नया पोर्ट अगर आप देखेंगे तो 17, 18, 19 मीटर से कम की डेप्थ का नहीं आ रहा है। अब हमारे मेजर पोर्ट को ड्रेजिंग के भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ड्रेजिंग के भी डिसीजन के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री की तरफ देखना पड़े तो एक वो इशू था जो शायद इसके बाद समाप्त होगा। जॉइंट वेंचर बाहर की पार्टियों से, यहाँ की पार्टियों से भी एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस था। तो मेरे ख्याल से कैपेसिटी एनहांसमेंट जरूर होगा और इनका भी रेट ऑफ ग्रोथ आने वाले समय में भी एट पार हो जाएगा, जब एक बार ये पूरी व्यवस्था जो है ये एक्ट बन जाएगा और ये व्यवस्था पूरी अपने रूप में आ जाएगी और कार्यरत हो जाएगी। घोष जी, चक्षु बताएं। कविंद्र, मैं एक छोटा सा इसमें अपना एक